नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर नाम से एक क्लास लगाते हैं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 3 फरवरी 2024 और 3 फरवरी का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम रखा है उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना। उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल का अर्थ होता है आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना। इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। अभी पिछले कुछ दिनों में अपन ने कुछ राज्यों की प्रमुख योजनाएं देखी थी, उसका एक बार रिवाइज मार लेते हैं। श्री राम लला दर्शन योजना है, वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की थी। लेक लड़की, जिसका मतलब होता है प्यारी बेटी, यह योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की थी। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की थी। शक्ति योजना कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की थी। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। दोनों अलग अलग है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, जबकि लेक लड़की या प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र सरकार की है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी और आसरा पेंशन योजना तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू की थी। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन के अंदर तमिलनाडु का जिक्र हुआ है तो अपना फर्ज बनता है कि तमिलनाडु का स्टैटिस्टिक्स जीके कवर किया जाए। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल है RN रवि, मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। विधानसभा की 234 सीटें तमिलनाडु के अंदर है, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, लोकसभा की 39 सीट है। प्रमुख त्योहार पोंगल है तमिलनाडु का, और जल्लीकट्टू तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय खेल है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जनवरी में अपन ने जल्लीकट्टू के बारे में अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि जो जल्लीकट्टू खेल है उसको कुछ सालों से बैन कर रखा था, जिसको वापस शुरू किया था। जल्लीकट्टू के अंदर क्या होता है, एक सांड को पिंजरे में कैद किया जाता है, फिर इसको छोड़ दिया जाता है, लोग उसको काबू में करने की कोशिश करते हैं। तो ये जल्लीकट्टू तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा तमिलनाडु के बारे में कुछ चीजें अपन ने कल ही पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है 16। उसके बाद में दूसरे नंबर पर अपन ने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में 10 है। इसके अलावा तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के अंदर है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के अंदर है, मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, मनार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, और गिड्डी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। तो ये भी आप याद करने की कोशिश करना अगर आपको याद रह जाए। बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं तमिलनाडु के अंदर? तो मनार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी तमिलनाडु के अंदर है, और अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी तमिलनाडु में है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट तमिलनाडु के बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसके अलावा अन्नामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्ती, मनार की खाड़ी और गिड्डी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित हैं। तो ये तमिलनाडु को लेकर स्टैटिस्टिक्स जीके था, जिसको आपको कवर करना है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पिछले 2 महीने से लगातार सुबह 6 बजे मैं आपको डेली करंट अफेयर के नाम से क्लास देता हूं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। तो प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ने के लिए अभी जो बेल वाला आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की PDF चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी आज ही 10 बजे एक क्लास आएगी, जिसके अंदर अपन जनवरी महीने के करंट अफेयर को 300 से अधिक MCQs के माध्यम से कवर करेंगे, तो उस क्लास को आप जरूर चेकआउट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो वो हुई है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत कल ही हुई थी, तो इसको लेकर थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद के अंदर शुरू हुआ है, 2 फरवरी से हुई है, जिसका आयोजन 18 फरवरी तक किया जाएगा। 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है वो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस वर्ष सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का 37वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जो 2 फरवरी से 18 फरवरी तक फरीदाबाद हरियाणा के अंदर सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला होगा। उसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने कल कर दिया था, और ये सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का 37वां संस्करण है। इसका आयोजन हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा सूरजकुंड के अंदर किया गया है। मेले में लगभग 50 देश भाग ले रहे हैं, तो अलग अलग 50 देश मेले में भाग ले रहे हैं। इस बार जो पार्टनर्स कंट्री है वो है तंजानिया, और थीम राज्य है गुजरात। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कवर कर लेना। जो हरियाणा के अंदर सूरजकुंड मेला आयोजित हो रहा है उसकी पार्टनर्स कंट्री तो है तंजानिया, और थीम राज्य है गुजरात। ठीक है, भारत के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं उसको एक बार अपन रिवाइज मार लेते हैं। गंगा सागर मेला है वो पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़ता है। कुंभ का मेला 3 जगह बढ़ता है, 4 जगह बढ़ता है, प्रयाग,
हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के अंदर। हेमिस गोंगपा मेला है, लद्दाख के अंदर पड़ता है। नौचंडी मेला है, उत्तर प्रदेश मेरठ के अंदर पड़ता है। सोनपुर मवेशी मेला है, बिहार के अंदर पड़ता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो इसको भी आप कवर करना। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर मवेशी मेला बिहार के अंदर बढ़ता है। अगला, कोलायत मेला राजस्थान के बीकानेर में बढ़ता है। माघ का मेला प्रयागराज में बढ़ता है। श्रावणी मेला झारखंड के अंदर बढ़ता है। ये दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला है। तो दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला कौन सा है? श्रावणी मेला है, झारखंड के अंदर बढ़ता है। ठीक है, मेडारम यात्रा है, वो तेलंगाना के अंदर बढ़ता है। जो मेडारम यात्रा नामक मेला है, तेलंगाना में बढ़ता है। हर 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला मेडारम यात्रा को आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो आदिवासियों का महाकुंभ मेडारम यात्रा मेले को कहा जाता है, जो कि तेलंगाना में बढ़ता है। त्रिशूर पूर्णम का मेला केरल के अंदर बढ़ता है। अंबुवाची का मेला असम के अंदर बढ़ता है। नैना देवी का मेला हिमाचल प्रदेश में बढ़ता है। पुष्कर का मेला राजस्थान में बढ़ता है। राजस्थान के पास अजमेर है, अजमेर के अंदर पुष्कर का मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपन हरियाणा के बारे में कुछ स्टैटिक्स जीके कवर कर लेते हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट है, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीट है। ये भारत का मैप है, यहाँ पर हरियाणा राज्य पड़ता है, यहाँ पर राजस्थान पड़ता है। तो राजस्थान के उत्तर पूर्व के अंदर हरियाणा राज्य स्थित है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो कल ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन शुरू हो गया है। वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। तो ए और बी दोनों इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन शुरू हुआ है। पूरा मैटर क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन 2 भागों में किया जाएगा। ठीक है, और जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 है, ये विंटर गेम्स का 4था संस्करण है। पहला भाग है वो 2 से 6 फरवरी के मध्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित होगा। दूसरा भाग 21 से 25 फरवरी के मध्य गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में आयोजित होने वाला है। जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 है, उसका शुभंक क्या रखा गया है? सीन AC। हिम तेंदुआ है। सीन AC कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये मैंने आपके लिए लगाया है, इसको आप देख लेना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत 2020 में हुई थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था। जो पिछली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे वो जम्मू कश्मीर में हुए थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में पहला स्थान जम्मू कश्मीर, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला था। तो पिछली बार के बारे में थोड़ा अपन रिवाइज मार रहे हैं। क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कहाँ पर हुए थे? जम्मू और कश्मीर में हुए थे। पहला स्थान जम्मू कश्मीर ने लिया था, दूसरा स्थान महाराष्ट्र ने लिया था, तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश ने लिया था। ठीक है, और जो इस बार जो हो रहा है 2024 के अंदर 4था संस्करण हो रहा है, क्योंकि 2020 से ये शुरू हुए थे। अब की बार 2 भागों में होगा। पहला भाग 2 से 6 फरवरी के मध्य लद्दाख में होगा। दूसरा भाग 21 से 25 फरवरी के मध्य गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में होगा। शुभंकर सीन AC हिम तेंदुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट था। इसके अलावा स्पोर्ट करंट अफेयर अपन ने पिछले कुछ दिनों में क्या देखा है उसको एक बार रिवाइज मार लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र ने कुल 158 मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया था। तो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, जिसके अंदर महाराष्ट्र ने टोटल 158 मेडल जीते थे और प्रथम स्थान पर रहा था। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के अंदर। ISSF शूटिंग विश्व कप में रिदम सागवान और उज्ज्वला मलिक ने गोल्ड मेडल जीता था। जो ISSF शूटिंग विश्व कप हुआ था उसके अंदर रिदम सागवान और उज्ज्वल मलिक ने गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अलावा भारतीय बॉक्सर मनदीप जांगड़ा, यह है मनदीप जांगड़ा की फोटो, भारतीय बॉक्सर है। मनदीप जांगड़ा ने अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया ओपन को लेकर भी एक रिजल्ट आया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जामों की दृष्टि से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता था, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल का खिताब आर्यना सबालेंका ने जीता था, जो बेलारूस की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर अभी कल ही शुरू हुआ था भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। ठीक है, पूरा मैटर क्या है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका आयोजन 1 फरवरी से 3 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में वैश्विक स्तर पर भारतीय ऑटोमेटिव उद्योग की शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका शक्ति प्रदर्शन करेगा भारत। 2030 तक भारत में उत्पादित लगभग 30% 2 पहिया वाहनों का निर्यात किया जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक फोटो लगाई है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 1 से 3 फरवरी 2024 को भारत मंडलम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। अभी कुछ प्रमुख सम्मेलन हुए थे जिनकी रिवाइज अपन कर लेते हैं। 154वीं WEF की वार्षिक बैठक 2024 कहां पर हुई थी? दावोस, स्विट्जरलैंड के अंदर। इंडस फूड 2024 ग्रेटर नोएडा के अंदर संपन्न हुआ था। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 जो नासिक महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की थी और 12 जनवरी से ये शुरू हुआ था।
वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 है वो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद हरियाणा के अंदर हुआ था। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 है वो गोवा के अंदर हुआ था। COP 28 2023 संयुक्त अरब अमीरात या UAE के अंदर हुआ था। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ था वो नई दिल्ली भारत में हुआ था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था। और 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 के अंदर हिरोशिमा जापान के अंदर हुआ था। ये पिछले कुछ दिनों में अपन ने प्रमुख सम्मेलन देखे थे जिसका अपन ने रिवाइज किया है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना गया है? तो चुना गया है नाओरेम रोसिबिना देवी को। रोसिबिना देवी को इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से नाओरेम रोसिबिना को चुना गया है। नाओरेम रोसिबिना देवी का संबंध मणिपुर राज्य से है। तो ये भारत के मणिपुर राज्य की खिलाड़ी है, वुशु की खिलाड़ी है। ठीक है, नाओरेम रोसिबिना देवी ने एशियन गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल, एशियाई गेम्स 2018 में ब्रॉन्ज मेडल, साउथ एशियन गेम्स 2019 में गोल्ड मेडल जीता था। नाओरेम रोसिबिना देवी को 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। वुशु क्या होता है? तो एक चीनी मार्शल आर्ट होती है वुशु, और यह है रोसिबिना देवी। प्रमुख जो पुरस्कार है उसका एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। बलावाटनिक अवार्ड है वो राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तनम्य भरत को दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिल्म फेयर जो अवार्ड थे वो इंपॉर्टेंट है। आगामी एग्जाम में कम से कम 1 क्वेश्चन और अधिकतम 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। यूपी पुलिस, SSCGD, आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, फिल्म फेयर में से 1 क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने इसके लिए एक अलग से आपकी क्लास बना दी है, कुछ 10-1 मिनट की क्लास है जिसके अंदर अपन ने कंप्लीट फिल्म फेयर को कवर किया है। उस क्लास की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर वहां पर आपको नहीं मिले तो आप वीडियो सेक्शन में जाके जरूर उसको चेकआउट करना। फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। और फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था 12th फेल को। करनाल CK नायडू अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया। ICC पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड सूर्य कुमार यादव को दिया गया। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब विराट कोहली को दिया गया था। यूपी गौरव सम्मान है वो डॉक्टर रितु करिदल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को दिया गया है। VSI पुरस्कार है वो दीपा भंडारे को दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के द्वारा किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2024 को। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारतीय नौसेना ने नौसेना के असैन्य लोगों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण में सुधार के लिए 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है। नौसेना के असैन्य कर्मी भारतीय नौसेना के कुल कार्यबल का लगभग 1/3% का हिस्सा है या 1/3 हिस्सा है। भारतीय नौसेना के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके कवर कर लेते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी। इसका मिशन समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुण है। सम नो वरुण भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। अभी नौसेना के प्रमुख कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। एडमिरल R हरिकुमार है, वो भी भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। ये एडमिरल R हरिकुमार की एक फोटो है। नौसेना दिवस अपन 4 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो ली है संजय वर्मा ने। संजय वर्मा ने कल ही लोक सेवा आयोग, जिसको UPSC बोलते हैं, उनके सदस्य के रूप में शपथ ली थी। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा में संजय वर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। यानी 1990 बैच के ये IRS अधिकारी हैं। इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी ने शपथ दिलाई है। अभी वर्तमान में UPSC के चेयरमैन हैं डॉक्टर मनोज सोनी, और उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। अब बात करते हैं UPSC के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में अध्यक्ष है। अनुच्छेद 315 से 323 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है UPSC। UPSC भारत सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षा के नियमों के अनुसार विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होती है। UPSC जो होते हैं उसके राष्ट्रपति के द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। UPSC के जो सदस्य और अध्यक्ष है उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। UPSC के अंदर 9 से 11 के बीच में सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक सेवा कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो UPSC उसके सदस्य और अध्यक्ष की जो आयु सीमा है वो क्या है? या तो 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, ये 6 साल का कार्यकाल पूर्ण कर ले। 9 से 11 के बीच में सदस्य होते हैं। सदस्य और अध्यक्ष को हटाया किसके द्वारा जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने थे चेम्पई सोरेन। ठीक है। TRAI के अध्यक्ष बने थे अनिल कुमार लोहाटी। TRAI का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी बने थे।
राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य हुए थे सतनाम सिंह संधू, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। भारत में इजराइल के नए राजदूत बने थे रूबेन अजार। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर थी कैप्टन गीतिका कोल। जेल महानिदेशक कौन बने? महेश्वर दयाल। आईसीआईसी बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं संदीप बत्रा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेब पोर्टल CKS का शुभारंभ किसने किया था? तो वो क्या था? प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी ने कल एक वेब पोर्टल का अनावरण किया था जिसका नाम था CKS। इसका मतलब क्या होता है? केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन का वेब पोर्टल CKS प्रारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है? अभिलेखों और कार्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। कोयला खान भविष्य की निधि संगठन के अंतर्गत कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। ये प्रहलाद जोशी है, केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य के मंत्री हैं। ठीक है, अभी कुछ पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल देखे थे और उनको किस किसने जारी किया था उसका मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं। जो डिजिटल कोर्ट 2.0 है वो PM मोदी के द्वारा जारी किया गया था। तुअर दाल खरीद पोर्टल है वो अमित शाह के द्वारा जारी किया गया था। ई जागृति पोर्टल केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। ग्राम पंचायत एप्लीकेशन है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। पाट मित्रों एप्लीकेशन है वो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया था। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। रोजगार प्रयाग पोर्टल है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। सरपंच संवाद ऐप है वो असम के राज्यपाल के द्वारा शुरू किया गया था। और फ्लड वॉच ऐप है वो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल थे और किन किन ने जारी किए हैं वो भी अपन ने देखा है। अगले क्वेश्चन पे, भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? मुख्य हाइड्रोग्राफर अभी बने हैं लोचन सिंह पटानिया। लोचन सिंह पटानिया जो है वो भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, हाइड्रोग्राफर क्या होता है? जो हाइड्रोग्राफी का विशेषज्ञ होता है उसको हाइड्रोग्राफर बोलते हैं। यानी जो नदी हो गया, समुद्र हो गया, तालाब हो गया, इन सब की अच्छी खासी जानकारी रखता हो उसको हाइड्रोग्राफर बोलते हैं। पठानिया INS पोतदर्शक और संदानियक की कमान संभाल चुके हैं। यह है पठानिया जी की एक फोटो। यह है लोचन सिंह पठानिया, भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर। कुछ मुख्य पदाधिकारी अपन रिवाइज कर लेते हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है हीरालाल सामरिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम। लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव है PC मोदी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार है V अनंत नागेश्वरन। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष है जया वर्मा सिन्हा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये फोटो है हीरालाल सामरिया की जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त थे। यह था 3 फरवरी 2024 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल वाला आइकन प्रेस कर देना जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। प्रतिदिन सुबह 6 बजे लगातार करंट अफेयर 2 महीने से मिल रहा है और आगामी दिनों में भी मिलता रहेगा। अगर किसी भी प्रकार की PDF चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है। मिलते हैं फिर कल नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। टेक केयर, जय हिंद।